बहन, मैंने तुझे सब कुछ सच सच बता दिया, अब बाकी तेरी मर्जी। और देख, सामने से वो आ रही है। हाँ हाँ, आने दे। आज इसकी खाट खड़ी ना कर दी तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। जैसे ही आराध्या की सहेली अंकिता उसके पास आती है तो वो उससे कहती है, ये ले आराध्या, माँ ने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाकर भेजा है। आराध्या उसके गाजर के हलवे पर बहुत तेज हाथ मारती है और सारा गाजर का हलवा नीचे गिरा देती है। जिसके बाद आराध्या उससे कहती है, ले जा अपना ये गाजर का हलवा, मुझे नहीं खाना। तुम जैसे गरीब लोगों के घर का मैं पानी भी पीना नहीं चाहती। आराध्या, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं बोला। तुम तो मेरी सहेली हो ना। अरे भाड़ में जाए तेरे जैसी नीच सहेली। तो जैसी सहेली होने से अच्छा है कि मैं कोई कुतिया पाल लूं। कम से कम वो वफादार तो रहेगी। ये सुनते ही अंकिता खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद आराध्या अंकिता से कहती है, अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम्हारी गंदी शक्ल देखकर मेरा और मूड ऑफ हो जाता है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आराध्या के ऐसे कहने पर बेचारी अंकिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आराध्या जिया के साथ बातें करने लगती है। जिया अपने मन ही मन सोचती है, आखिरकार मैंने सालों की दोस्ती तोड़वा ही दी, यही तो मेरा मकसद था। ऐसा कहकर जिया मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता अपने घर पर आकर अपनी माँ के आगे रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते आराध्या ने मुझे इतना उल्टा सीधा कहा? मैं तो बस उसे गाजर का हलवा खिलाने गई थी और उसे ये खुशखबरी देने गई थी कि कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। कल तक वो मेरे ऊपर जान दे दी थी और आज देखो वो मेरी जान की दुश्मन हो गई है। अरे ये सब तो होता ही रहता है, तू चिंता मत कर बेटी, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। अंकिता की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन आराध्या उसकी शादी पर नहीं आती। देखते ही देखते वो शादी करके अपने मायके से अपने ससुराल पहुंच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आराध्या अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके जिया के साथ जॉब के लिए विदेश चली जाती है। लेकिन यहाँ शादी के बाद बेचारी अंकिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। कहाँ है ये, कहीं नजर नहीं आ रही। जब देखो काम चोरी करती रहती है, दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती है और कोई काम तो है नहीं इसे, जैसे पता नहीं क्या करती रहती है ये। उर्मिला का बीपी हाई लेवल पर होता है और वो घर में यहाँ से वहाँ घूमते हुए अपने मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी उसके पास उसकी बहू अंकिता आती है और उससे पूछती है, क्या हो माँ जी, क्यों घूम रही हो? लगता है आपका बीपी हाई हो गया है। आपने दवाई खाई या नहीं? तुझे समय दिखाई देता है या नहीं? अरे घर की साफ सफाई नहीं हुई है, घर में नाश्ता तक नहीं बना है, ऊपर से आज पूजा भी नहीं हुई। दरअसल माँ जी, आज मैं माहवारी की बीमारी से पीड़ित हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए घर के काम नहीं कर पाई और ऐसे समय में पूजा पाठ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। चल, पूजा नहीं की तो कम से कम घर के काम तो करने चाहिए थे। और नाश्ता तेरी माता यहाँ आकर बनाएगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। ऐसा कहकर अंकिता रसोई में जाती है और नाश्ते के लिए कुछ बनाने की सोचती है, लेकिन रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं होता। घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है, फिर मैं क्या बनाऊं? मुझे माँ जी को बता देना चाहिए। अंकिता ये बताने के लिए उर्मिला के पास जाती है, जहाँ ये सुनते ही उर्मिला अंकिता से कहती है, सारा राशन तू अकेले ही डकार जाती है। जब मैं इस घर को संभाला करती थी तो इस घर का राशन पूरे महीने चलता था, लेकिन अभी देखो महीना खत्म होने में पूरे 10 दिन पड़े हैं। अरे 20 दिन के अंदर अंदर राशन कैसे खत्म हो गया? नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं अकेली इतना राशन कैसे खा सकती हूँ? घर में इतने सारे लोग हैं, सभी लोग खाते हैं। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे। एक तो दहेज में फर्नीचर तक नहीं लेकर आई, ऊपर से हाथ हिलाते हुए ससुराल में आ गई। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी, मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि वो मुझे शादी में फर्नीचर नहीं दे पाए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और न ही उनका। अरे जा जा, ज्यादा सफाई मत दे, सब जानती हूँ मैं। अरे जिनकी देने की नियत ही ना हो तो उनसे बोल कर भी क्या फायदा। उर्मिला वहाँ से ऐसा कहकर चली जाती है।
जिसके बाद बेचारी अंकिता रोने लगती है। इस प्रकार अंकिता की सास हमेशा उसे दहेज के चलते कोई न कोई ताना सुनाती रहती। तो वहीं दूसरी तरफ विदेश में जिया और आराध्या अपनी मनपसंद की जिंदगी जी रहे होते हैं। जिया, तुम यही रखो, मैं अभी आती हूँ। आराध्या अपने और जिया के लिए कोल्ड कॉफी लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो कॉफी लेकर वापस आती है, वो दूर से जिया को फोन पर बात करते हुए सुनती है। अरे मेरी तो मौज आ रही है, आखिरकार मैंने आराध्या को अपने झांसे में फंसा ही लिया। उसके पैसों पर ऐश कर रही हूँ ऐश, और रास्ते में उस बेचारी अंकिता को भी हटा दिया। पता नहीं कहाँ गरीबी में मर रही होगी बेचारी। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में जिया के पास आती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे बेशरम, तुझे पता है तूने कितना घिनौना काम किया है? मेरी बचपन की दोस्ती तूने मिनटों में तोड़वा दी। हे भगवान, मेरी ही गलती है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया। मुझे अपनी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए था। आराध्या को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो जिया का खर्चा उठाना छोड़ देती है और अपनी सहेली से मिलने वापस इंडिया आती है। अपनी सहेली अंकिता का ससुराल ढूंढते हुए उसके वो घर पहुंच जाती है। लगता है यही अंकिता का घर है। देखती हूँ खिड़की से झांक कर अंकिता को कि क्या कर रही होगी वो। आराध्या खिड़की से घर के अंदर झांकती है, जहाँ उसे अंकिता घर की साफ सफाई करते हुए नजर आती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। तेरे घर से तो दहेज में फर्नीचर आया नहीं, कम से कम मेरे घर का फर्नीचर तो चमका दे। देख जरा इनके ऊपर कितनी धूल मिट्टी जमी है, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। आराध्या जब अंकिता के साथ इतना बुरा बर्ताव होता हुआ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते वो अपनी सहेली अंकिता से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो सुबह अंकिता के घर के बाहर फर्नीचर के साथ खड़ी होती है। अरे बाप रे बाप, कितना महंगा फर्नीचर है, और इतना महंगा फर्नीचर यहाँ कहाँ से आया? ये फर्नीचर मैं अपनी सहेली के लिए लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उर्मिला को गिरफ्तार कर लेती है। अपनी बहू को दहेज के चलते परेशान करने और उसके ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? बिना प्रूफ के आप मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? तभी आराध्या फोन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो, जो कि कल उसने खिड़की से रिकॉर्ड की थी, वो उस वीडियो को उर्मिला को दिखाती है, जिसे देखकर उर्मिला हैरान रह जाती है और वो सीधा अपनी बहू के पैरों में आकर गिर जाती है। माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा फिर कभी कुछ नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे जेल जाने से रोक ले। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अंकिता ऐसा कहने के बाद आराध्या के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे विश्वास था कि तुम किसी न किसी दिन मेरे पास जरूर आओगी। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी सास को उसकी गलती का एहसास है, उन्हें जेल मत भेजो। ठीक है अंकिता, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और हाँ अंकिता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब मेरे सामने सच्चाई आई तो मैं फौरन तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हें माफ कर दिया था। आराध्या ये सुनते ही अंकिता को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों सहेलियों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।